ये देश का दुर्भाग्य है, देश के लोगों ने समझा नहीं कि हम जिस व्यक्ति को चुन रहे हैं, 2 बार गलती कर दिया। दूसरी बार भी, क्योंकि हमारे देश के जो लोग हैं ना, वो इन दिनों अपने अच्छे बुरे से ज़्यादा आजकल मंदिर और मस्जिदों में ज़्यादा फंसे हुए हैं। वो मंदिर और मस्जिद ज़्यादा चाहते हैं, देश की भलाई नहीं चाहते हैं। तो आप मंदिर नहीं चाहते? मैं मंदिर चाहता हूँ, मगर उसके साथ देश की भलाई भी चाहता हूँ। मंदिर बने, मस्जिद बने, अस्पताल बने, सब कुछ बने। मैं हिंदू हूँ, मंदिर बनाऊंगा, कोई मुसलमान है वो मस्जिद भी बनाएगा, कहीं मजार भी बनेंगे, उसके साथ अस्पताल भी बने, उसके साथ बच्चों के स्कूल, पढ़ाई के लिए स्कूल भी बने। मैं मंदिर का विरोधी नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ भगवान का, मगर मैं ये कहता हूँ कि जहाँ हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं राम मंदिर बनाने में, उसी राम मंदिर के परिसर में एक बच्चों का स्कूल भी बन सकता था। इंडिया से नहीं डरते तो क्यों भारत कर देते? कहीं ना कहीं उन्हें डर है इंडिया नाम से, तभी तो भारत कर दिया। और अब तो मैं एक बात कहता हूँ कि मुझे साजिश लगता है कि ये वापस से नोटबंदी लेके आएंगे, और इस बार की जो नोटबंदी होगी उसमें 1 रुपये से लेके और 500 रुपये तक के सारे नोट खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हर नोट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है और उसे वो भारत करेंगे। इसलिए मुझे लगता है ये इंडिया को भी भारत करना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश है, जो आने वाले दिन में लोग समझेंगे। एक परंपरा रही है कि जो भी प्रधानमंत्री रहेंगे, जो पूर्व प्रधानमंत्रियों के समाधि पर जाकर वहाँ फूल चढ़ाते हैं, मगर ये सौजन्यता जो है इस प्रधानमंत्री ने ख़त्म कर दिया है। ये जानबूझकर उस दिन दिल्ली से बाहर रहते हैं कि इन्हें उस समाधि पर जाकर फूल नहीं चढ़ाना पड़े। अगर वो फूल चढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं गांधी के सामने उन्हें नतमस्तक होना पड़ेगा, और ये गांधी नाम के सामने अपना सर झुकाने में इन्हें शर्म आती है। 2024 का चुनाव जैसे करीब आया, वैसे सियासी उथल पुथल शुरू हो चुकी है। दिल्ली में जो कुछ भी तृणमूल कांग्रेस के वर्कर के साथ, लीडर के साथ, अभिषेक बैनर्जी के साथ हुआ, वो शायद हिंदुस्तान की राजनीति में पहले नहीं हुआ। क्योंकि जब राजीव जी की सरकार थी तो उस जमाने में राजीव जी ने अपने पैसे से भाजपा के नेता अटल बिहारी वाजपेयी का इलाज कराया था। मगर अब ये चीज़ें दिखती नहीं है कि एक सरकार में दूसरी सरकार के खिलाफ जो है लगातार बातचीत चले। राजेश सिन्हा जी है, पार्षद भी है और तृणमूल कांग्रेस के लीडर भी है। राजेश जी, दिल्ली में जो कुछ हुआ उसका बदला ले रहे हैं आप लोग, या आप लोग नाराज हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में आई है, तब से सौजन्यता मूलक जो एक बातें होती हैं राजनीति के अंदर में, एक दूसरे राजनीतिक दलों को सम्मान देना, उनको नेताओं की बातों को सुनना, रास्तों पर बातें सुनना छोड़ दीजिए, पार्लियामेंट के अंदर भी बातें नहीं सुनने की एक परंपरा चल गई, और जिसका आप लोगों ने बहुत अच्छा उदाहरण अभी जो पार्लियामेंट सेशन, जो नए पार्लियामेंट में आने के पहले जो पार्लियामेंट सेशन हुआ, जहां मणिपुर के मुद्दे को लेकर के विपक्ष एकजुट होकर के और प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहा था। प्रधानमंत्री उन दिनों नदारद थे। इस प्रधानमंत्री की अगर नाकाबिलियत हम इतना देखें तो ये 2 अक्टूबर को राजघाट पर जाकर महात्मा गांधी को फूल भी नहीं चढ़ाते हैं उनके समाधि स्थल पर। वो किसी दूसरे राज्य में उस दिन रहते हैं। जब राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जैसे इन नेताओं की का पुण्यतिथि या जन्मदिन होता है, एक परंपरा रही है कि जो भी प्रधानमंत्री रहेंगे, जो पूर्व प्रधानमंत्रियों के समाधि पर जाकर वहाँ फूल चढ़ाते हैं, मगर ये सौजन्यता जो है इस प्रधानमंत्री ने ख़त्म कर दिया है। ये जानबूझकर उस दिन दिल्ली से बाहर रहते हैं कि इन्हें उस समाधि पर जाकर फूल नहीं चढ़ाना पड़े। अगर वो फूल चढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं गांधी के सामने उन्हें नतमस्तक होना पड़ेगा, और ये गांधी नाम के सामने अपना सर झुकाने में इन्हें शर्म आती है। इस वजह से ये पूरी तरह से एक निर्लज्ज प्रधानमंत्री के रूप में, जिसने इतना भी कर्टसी नहीं दिखाया दिल्ली के अंदर, कि जब दिल्ली के, बंगाल के सारे सांसद, मंत्री, विधायक वहाँ पर थे और उन्होंने एक मंत्री से मिलने का समय मांगा। वो मंत्री उस समय अकारण बिहार चले गए, उनका कोई कारण नहीं था बिहार जाने का। अमूमन मंत्री छुट्टियों के दिन में अपने लोकसभा क्षेत्रों में जाते हैं, बाकी दिन दिल्ली में रहते हैं, मगर अकारण उस दिन गिरिराज सिंह चले गए बिहार। साध्वी निरंजना ज्योति, जिन्हें मिलने का समय दिया था उन्होंने, वो उससे 2 घंटे पहले आकर अपने एक मंत्री के कार्यालय में बैठने का समय होता है, उसके लिए सरकार उन्हें तनख्वाह देती है, वो तनख्वाह ले रही हैं तो उन्हें ऑफिस आवर में अपने ऑफिस में बैठना चाहिए। और जबकि बहुत सारे लोग, हजारों की संख्या में लोग उनसे मिलने गए हैं। ये जो जनता है, ये भी भारत की ही जनता है जो मिलने गई थी उन मंत्री से, और जो 100 दिन के रोजगार का पैसा मांगने गई थी जो, वो भी भारत की ही जनता है। वो कोई विदेश से, पाकिस्तान से, अमेरिका से या श्रीलंका से आकर के वो यहाँ पर नहीं वास कर रहे हैं।
तो यदि आप एक नज़र से दूसरे राज्य के लोगों को देख रहे हैं और दूसरे नज़र से दूसरे राज्यों को, आप करोड़ों की परियोजना का शिलान्यास कर रहे हैं मध्य प्रदेश में जाकर, छत्तीसगढ़ में जाकर के, राजस्थान में जाकर, हरियाणा में जाकर के, जहां पर चुनाव होने हैं 2024 में, और जहां अभी चुनाव में देरी है वहां पर आप पैसा नहीं दे रहे हैं 100 दिन के रोजगार, जो आज के दिन किसी भी राज्य के किसी भी सरकार का सबसे बड़ा मेरुदंड है। ये 100 दिन के जो कर्मी हैं, ये बहुत बड़ा एक बैकबोन है किसी भी सरकार के पीठ का, क्योंकि इनके बिना आज के दिन में कहीं भी कोई सरकारी काम नहीं चल पा रहा है, क्योंकि अब सरकार के अंदर में परमानेंट जॉब बहुत कम मिल रहे हैं। साध्वी निरंजन ज्योति जी ने कहा कि वो 6 से लेकर 8:30 बजे तक ऑफिस में थी, मगर उन्होंने कहा कि मुझसे तृणमूल कांग्रेस के लोग मिलने नहीं आए और मेरा 2.5 घंटा बर्बाद कर दिया। पूरे देश ने देखा है कि तृणमूल कांग्रेस के लोग उनके ऑफिस में जाकर बैठे थे। यदि मंत्री नहीं रहे तो उनके पर्सनल चेंबर के अंदर में किसी को भी घुसने के लिए अलाउ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल फाइल रहते हैं। मगर अलाउ किया गया इन सारे लोगों को, अभिषेक बनर्जी को और दूसरे नेताओं को, यदि उनके पर्सनल चेंबर में बैठने के लिए, इसका मतलब कि उनसे मिलना तय था। अच्छा, तो उसके बाद वो मंत्री कहाँ चली गई? महुआ मोइत्रा का एक वीडियो आया, तृणमूल कांग्रेस में जो है एक फायर ब्रिगेड टाइप की लीडर है, वो लगातार मुखर होकर बोलती, उनको जिस तरह से उठाया गया तो लोगों ने सवाल उठाया वुमेन सुरक्षा पर भी, वुमेन के मतलब के रिस्पेक्ट पर भी। तो क्या लगता है कि महुआ जी के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए प्रधानमंत्री के सोची समझी साजिश थी या गलती से हो गया? नहीं, देखिए, इस पार्टी में जो महिलाएं जो नेत्री हैं, आपको याद होगा सुषमा स्वराज ने कहा था कि यदि कभी कांग्रेस की सत्ता आई तो मैं सर मुड़वा लूँगी, मगर सर तो नहीं मुड़वाया उन्होंने। आज नहीं है, दिवंगत हैं, हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। हमारे स्मृति ईरानी जी मंत्री हैं, टीवी सीरियल में काम करती थी, उन्होंने गैस सिलेंडर उठा करके, और यूपीए की जब सरकार थी, यूपीए 2 की सरकार, और गैस सिलेंडर के दाम हर महीने 50 रुपये बढ़ रहे थे, तो ये सिलेंडर सर पे उठा के लगता था कि अपने सर पे सिलेंडर फोड़ देंगे। आज सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं तो सर पे नहीं उठाती हैं। तो इस सरकार के अंदर जितने भी महिला नेत्रियां हैं ना, ये सब कहीं ना कहीं अपनी ही बातों को काट कर अपनी बातों से मुकर जाना इनकी नियति है, क्योंकि जो इनके नेता हैं नरेंद्र मोदी, जो हमारे देश के दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री हैं, वो रोज़ अपनी ही बातों का काट दूसरे दिन निकाल लेते हैं। इन्होंने सीखा है, हमारे परिवार का गार्जियन, हमारे परिवार का मुखिया यदि रोज़ अपनी बातों से पलटता रहे तो उसके बच्चे भी पलटेंगे। तो ये सीख रहे हैं अपने मुखिया से। प्रधानमंत्री दुर्भाग्य से, लोगों ने उनको चुना भी तो होगा। ये देश का दुर्भाग्य, देश के लोगों ने समझा नहीं कि हम जिस व्यक्ति को चुन रहे हैं, 2 बार गलती कर दिया, दूसरी बार भी, क्योंकि हमारे देश के जो लोग हैं ना, वो इन दिनों अपने अच्छे बुरे से ज़्यादा आजकल मंदिर और मस्जिदों में ज़्यादा फंसे हुए हैं। वो मंदिर और मस्जिद ज़्यादा चाहते हैं, देश की भलाई नहीं चाहते हैं। तो आप मंदिर नहीं चाहते? मैं मंदिर चाहता हूँ, मगर उसके साथ देश की भलाई भी चाहता हूँ। मंदिर बने, मस्जिद बने, अस्पताल बने, सब कुछ बने। मैं हिंदू हूँ, मंदिर बनाऊंगा, कोई मुसलमान है वो मस्जिद भी बनाएगा, कहीं मजार भी बनेंगे, उसके साथ अस्पताल भी बने, उसके साथ बच्चों के स्कूल, पढ़ाई के लिए स्कूल भी बने। मैं मंदिर का विरोधी नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ भगवान का, मगर मैं ये कहता हूँ कि जहाँ हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं राम मंदिर बनाने में, उसी राम मंदिर के परिसर में एक बच्चों का स्कूल भी बन सकता था। जहाँ बाबरी मस्जिद बन रही है वहाँ एक लाइब्रेरी भी तो बन रहा है। मैं हिमाकत नहीं कर रहा हूँ किसी मुसलमानों की, मगर बाबरी मस्जिद के अंदर एक लाइब्रेरी भी तो बन रहा है जहाँ पूरे देश के लोग जाएंगे वहाँ किताबें पढ़ने। राम मंदिर के उस प्रांगण में भी लाखों करोड़ रुपए तो मंदिर के ट्रस्ट में है। एक स्कूल बनता है, एक अस्पताल भी बनता है उस प्रांगण में, जहाँ यूपी के लोग जाते हैं इलाज भी करवाने के लिए। यदि आज उत्तर प्रदेश के लोग खुश हैं इस डबल इंजन की सरकार से, तो क्यों वहाँ पर उप निर्वाचन में समाजवादी जनता पार्टी जीत गई? भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं जीती? बाई इलेक्शन में किसी भी सत्ताधारी पक्ष का जीतना, हारना, ये एक संकेत होता है कि अब लोग उस पार्टी से दूर हो रहे हैं। तो इस बात को सोचना होगा योगी को। अच्छा, एक सवाल आखिरी के, ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की बहुत बड़ी नेत्री है, दूसरी तरफ मोदी जी है जिनके साथ 38 गठबंधन के लोग शामिल है। क्या कुछ चीज़ बन रहा है कि 24 में मोदी जी जा रहे हैं और ममता बनर्जी या इंडिया गठबंधन आ रहा है, ऐसा कुछ लगता है आपको देश भर के माहौल से? देखिए, अगर इंडिया से नहीं डरते तो क्यों भारत कर देते? कहीं ना कहीं उन्हें डर है इंडिया नाम से, तभी तो भारत कर दिया। और अब तो मैं एक बात कहता हूं कि मुझे साजिश लगता है कि ये वापस से नोटबंदी लेके आएंगे, और इस बार की जो नोटबंदी होगी उसमें 1 रुपए से लेके और 500 रुपए तक के सारे नोट खत्म हो जाएंगे,
क्योंकि हर नोट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है और उसे वो भारत करेंगे। इसलिए मुझे लगता है ये इंडिया को भी भारत करना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश है जो आने वाले दिन में लोग समझेंगे। 24 में 42 में कितना यहाँ बंगाल से? हम लोग 42 में 42 एक भी नहीं दीजिएगा भाजपा को या? हम देंगे नहीं, यहाँ की जनता नहीं देगी। अच्छा, ठीक है। तो देश भर में माहौल क्या है वो लगातार लोगों को लग रहा है। तृणमूल कांग्रेस के एक पार्षद है, नेता, उनसे बातचीत हुई। 24 में क्या होगा वो जनता डिसाइड करेगी। बंगाल की जनता आक्रोश में है, गुस्से में है। जो कुछ भी दिल्ली में हुआ वो कहीं ना कहीं उस समाज के लिए सही नहीं है जहाँ पे लोकतंत्र फेडरल स्ट्रक्चर पर काम करता है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।